Okay, guys, so welcome all of you in today's class of PGBP. वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेस क्लास ऑफ पीजीबीपी। आज अपने रिज्यूम करेंगे अपना क्लास। और आज के क्लास के स्टार्ट के पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान देना। पीजीबीपी के क्वेश्चंस हम लोग भी बहुत शॉर्टली प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी मैं आपको एक बार आपके क्वेश्चन पेपर में लेकर चलता हूं, जो कि जून 2024 में आया था। मॉक टेस्ट पेपर में लेके चलता हूं और आपको पता चलेगा द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन एज वेल इन द मॉक टेस्ट। आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। इनिशियली अपने एक बार एमसीक्यूज में फोकस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर वेरी एट द स्टार्ट ऑफ द बैच। वी विल एंटर इनटू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्लोली वंस एंड व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर्स। तो ये जून का क्वेश्चन पेपर है। ये सारे पेपर्स आपके ड्राइव में मैंने अपलोड कर दिया है विद सजेस्टेड आंसर। जो भी क्लास नोट्स का लिंक आपको दिया गया उसमें सब कुछ है, ठीक है। 1 to एंड तक सब कुछ आपको मिलेगा। एवरीथिंग इज सीक्वेंशियली अपडेटेड इन दैट पर्टिकुलर ड्राइव नोट्स। तो जो भी मैं क्लास में यूज करता हूँ उसके सारे सॉफ्ट कॉपीज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज अभी मैं जो पेपर डिस्कस करूंगा, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, एक बार आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। आपके हिसाब से क्या आंसर है एक बार बताओ, सो दैट यू विल कम टू नो कि हाँ एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेक्शन है एज यू ऑल नो कि आपके सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में 30 मार्क्स पूरा एमसीक्यू आता है। नोट्स छोड़ दीजिए, नोट्स रिलेवेंट नहीं है। सीएमए फाइनल डीटी में पहला सेक्शन पूरा एमसीक्यूज आता है, 15 एमसीक्यूज इनटू 2 मार्क्स ईच। मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें से 7 क्वेश्चंस आप कर पाओगे। 50% ऑफ द क्वेश्चंस आप कर पाओगे जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द बैच इटसेल्फ, बिकॉज इसमें से काफी पोर्शंस मैंने आपको कवर करा दिया है और काफी पोर्शंस इंटरमीडिएट से है जो कि आपको हल्का फुल्का याद होगा। नहीं भी होगा तो चलो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, जो कि पीजीबीपी चैप्टर से कनेक्टेड है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। विनायक प्राइवेट लिमिटेड हैज टोटल इनकम कंप्यूटेड। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन। आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना था। विनायक प्राइवेट लिमिटेड हैज टोटल इनकम कंप्यूटेड फॉर रुपीज 32 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो ये प्रीवियस ईयर 23-24 का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपके एग्जाम में 24-25 या 25-26 का क्वेश्चन आएगा। इट हैज नॉट ऑप्टेड फॉर दीज सेक्शन। ये जो स्पेशल सेक्शन है वो ऑप्ट नहीं किया है। ये एक डोमेस्टिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने स्पेशल सेक्शंस ऑप्ट नहीं किया है। इट्स एनुअल टर्नओवर वाज ऑलवेज लेस देन 50 करोड़। इनका एनुअल टर्नओवर हमेशा 50 करोड़ से कम है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इनका टैक्स रेट क्या होगा। हाउ मच इज द इनकम टैक्स पेबल बाय द कंपनी फॉर दिस असेसमेंट ईयर इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। तो चलिए आंसर बताइए। इनका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस ऑफ दिस कंपनी। और यह क्लियरली लिख दिया है कि इसने स्पेशल सेक्शंस ऑप्ट नहीं किया है। कंपनी है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम ही रहता है। Those who are participating live, please give me the answer. हाँ, सी। सच टैक्स रेट क्या है? 30। टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वहां पे टैक्स रेट 25% हो जाता है। पहला मिस्टेक आप ये करते। तो 25% ऑफ 32 लैक्स कितना हुआ? 8 लैक्स। अच्छा, इस पे कोई सरचार्ज लगेगा? नहीं। टोटल इनकम क्या है? लेस देन 1 करोड़ है। डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज लिमिट क्या होता है? 1 करोड़ से ज्यादा होगा टिल 10 करोड़ तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। यहां लिख दिया नॉट ऑप्टिंग। अगर ये ऑप्ट करता तो मैंडेटरी सरचार्ज होता 10%। तो यहाँ पे सरचार्ज नहीं होगा सर, क्योंकि टोटल इनकम इज नॉट क्रॉसिंग द लिमिट। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 8 लाख। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए
बेल प्रेस हो चुका है, अलार्मिंग बेल है कि भाई सुधर जाओ, वरना टाइम नहीं है सुधरने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन में अगर बोल देता कि यू हैव ऑप्टेड फॉर 115BAA, तो आंसर क्या होता बताइए। यही क्वेश्चन में अगर बोल देता कि आप 115BAA, हाँ BAB नहीं है, 115BAA किसके लिए था? डोमेस्टिक कंपनीज के लिए था, करेक्ट। तो 115BAA में रेट क्या है? 22% है ना। खोल के देखिए 115BAB में रेट कितना है, कॉपी में भी मैंने लिखा के रखा है। ये तो पीजीबीबी का नोट देख रहा हो, पीजीबीबी में नहीं मिलेगा आपको, कॉपी में मैंने लिखा के रखा है ना, कॉपी में मैंने लिखा के रखा है। सब भूल गए आप लोग। 115BAA का रेट क्या है? 22%, और 10% मैंडेटरी सरचार्ज होता है। तो 32 लाख का 22%, 7,04,000, इस पे 10% और उसके ऊपर 4%, याद रहेगा। तो 7,04,000 पे सीधा 10%, फिर सीधा 4% ऐड करके आंसर आता 8,05,376, अगर बोलता 115BAA में ऑप्ट किया तो। और यही चीज BAB हो जाता तो टैक्स रेट क्या हो जाता? 15%। टैक्स रेट क्या हो जाता? 15%। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो किनका आंसर सही था ये 8,32,000? नेक्स्ट, Balu is employed in a company ABC Limited from 1st November 2023 after he discontinued his proprietary business in textile. बालू एक कंपनी में एम्प्लॉयड था 1 नवंबर से, जब वो अपना बिजनेस बंद कर दिया, यानी पहले बिजनेस करता था टेक्सटाइल्स का, नाउ ही इज इनटू हिज सैलरी, ही इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी फ्रॉम 1 नवंबर। ही वाज गिवन रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कोलकाता। उसे रेंट फ्री एक अकोमोडेशन दिया गया ना, बिना रेंट के उसको सैलरी में वो है, तो उसको अकोमोडेशन फैसिलिटी दी जा रही है कोलकाता में फ्रॉम दैट डेट, यानी फ्रॉम नवंबर। हिज बेसिक सैलरी इज 1 लाख पर मंथ, डीएस 50,000 पर मंथ, एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी ये डीए फॉर्मिंग पार्ट है। कुछ याद आ रहा है सैलरी में? डीए फॉर्मिंग पार्ट होता था, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट होता था। सैलरी से क्वेश्चन आ गया, बताओ। मैंने बोला ना आपको सब करके जाना पड़ेगा। हाउ मच इज द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द हैंड्स ऑफ बालू? ये मेरे साथ करना। रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन क्या होगी बालू के हाथ में? तो गाइस जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि आरएफए जो अपने पढ़ते थे सैलरी में, आरएफए अपने पढ़ते थे दैट इफ द अकोमोडेशन फैसिलिटी इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, तो वहां पे तीन तरह के रेट्स होते थे, 7.5%, 10%, 15%। याद आ रहा है कुछ? इसका सैलरी आप लेते थे डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन दी, ये बेटा चेंज हो चुका है अब। यह 5% हो चुका है, 7.5% हो चुका है और 10% हो चुका है। रेट्स पूरा चेंज हो चुके हैं, यानी रेट्स कम हो चुका है इसका। जो 7.5, 10, 15 था वो अब क्या हो चुका है? 5, एग्जैक्टली 5, 7.5 और 10 हो चुका है। सेम चीज है सर। यही चीज अगर रेंटेड होता था, अकोमोडेशन अगर इंप्लॉयर रेंट पे लेके रखा है, तो यहां पर भी क्या है? सैलरी का 10% और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। जो यहां पे पहले 15 था, पहले क्या, अब क्या हो चुका है? 10% हो चुका है। यही बस चेंज है। और देखो इन्होंने अमेंडमेंट की वजह से ही यहाँ पे सैलरी का क्वेश्चन पूछ लिया तुमको फाइनल एग्जाम में भी। तो एनीथिंग कैन कम, ना तो सैलरी आपके मैट में है बट पूछ लिया। तो मेरे को बताइए, अब यहां पर ये जो 10% होता है ये हम लोग सैलरी का लेते हैं, ये सैलरी का मीनिंग क्या था? ये सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, सब होता था, मॉनेटरी पेमेंट सब। बट इस क्वेश्चन में रेलिवेंट क्या है सर? बेसिक सैलरी और डीए फॉर्मिंग पार्ट ही है। लेकिन यहां पे आरएफ आपको कितने मंथ्स के लिए मिला है? नवंबर से मिला है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए?
5 मंथ्स हो गया, कितना मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स हो गया। तो आपको 5 मंथ्स का सैलरी निकालना है और उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना है। दिस इज योर रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो सैलरी कितना है बताओ, 1,50,000 हुआ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, इसका इंटू 5 मंथ्स, टोटल सैलरी हुआ इसका 10%, इसका 10%, तो विल गिव यू हाउ मच, 75,000 है क्या, 1,50,000 इंटू 5 हो गया 7,50,000 का 10%। एज पर द अमेंडमेंट योर आंसर इज 75,000। ठीक है, तो ये था अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन। सेकंड क्वेश्चन भी अपने क्लियरली खत्म कर पाए। थर्ड क्वेश्चन आपका ब्लैक मनी एक्ट से आया था, जब ब्लैक मनी एक्ट करेंगे तब क्लियर होगा। फोर्थ भी आप कर सकते हैं, बताइए। चिंता कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी and was set up and registered on 20th April 2023. Its total income computed for the previous year, ये computed वर्ड समझ में आया, यानी फाइनल इनकम है ये। For the previous year this was 22,50,000, इसका टोटल इनकम है करंट ईयर का 22.5 लाख। और यह लिख दिया है हाउ मच इज द इनकम टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 BAE। मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में दो तरह के टैक्स रेट्स पढ़ाए थे, नए तरह के टैक्स रेट्स, बैड और बे लास्ट में आया था। कंसिडर बोथ सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस, यहाँ पे दोनों चीज कंसिडर करने बोला है और आपको पूछा है कि अगर ये 115 BAE में ऑप्ट कर लिया तो टैक्स रेट, टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी। कैसे किया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैक्स रेट याद होना चाहिए, 115B था सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुज रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट, और ये 31 मार्च 24 तक था। कब तक था, 31 मार्च 24 के पहले अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया तो आप इसके लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। क्या रेट था सर, 15%। मैंडेटरी सरचार्ज था कितना, ये इंपॉर्टेंट था, मैंडेटरी सरचार्ज। अब कोई इसको याद नहीं करेगा वो गलत करके आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो 22.5 लाख पे कितना, 15%। इसी के ऊपर मैंने क्या कर दिया 110%, और इसी के ऊपर अपने क्या कर दिए 1.04 कर दिए, सीधा क्यूमुलेटिव निकाल लिए। तो 22,50,000 पे 15% निकाल लिए, 337,500 आ रहा है, इस पे 110% निकाल लिए, इस पे 104 कर दिए। तो आंसर इज कमिंग ऑप्शन डी, 3,86,100 रुपीस। आंसर इज कमिंग 3,86,100 रुपीस। हो गया सर, बाकी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका टीडीएस टीसीएस का एक क्वेश्चन है। आई डो नॉट एक्सपेक्ट, बट आई थिंक अगर आप इंटरमीडिएट ठीक से पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा सर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। टीबीएफ लिमिटेड एन इंडियन कंपनी डिडक्टेड ₹1,20,000 फ्रॉम वेरियस पेमेंट्स। देखो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बट एक बार मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। अ कंपनी, इंडियन कंपनी डिडक्टेड 1,20,000 फ्रॉम वेरियस पेमेंट्स, वो बहुत सारा पेमेंट्स कर रहा था, उसमें उसने 1,20,000 डिडक्ट किया एज टीडीएस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर के लिए उसने टीडीएस डिडक्ट किया। हाउएवर इट हैज फेल्ड टू फाइल टीडीएस रिटर्न फॉर द सेट क्वार्टर। उस क्वार्टर का वो टीडीएस रिटर्न फाइल करना भूल गया, उस क्वार्टर का वो टीडीएस रिटर्न फाइल करना भूल गया। ही फेल टू फाइल व्हाट, रिटर्न्स। उसे क्वार्टर टीडीएस रिटर्न फाइल करनी होती है बेटा, ठीक है। क्या ड्यू डेट होती है, अप्रैल में जून का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 31 जुलाई। जुलाई अगस्त सितंबर का जो ड्यू डेट होता है वो होता है 31 अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो ड्यू डेट होता है वो है 31 जनवरी। और जैन टू मार्च का जो ड्यू डेट होता है उसमें एक मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, 31 मई। ये ड्यू डेट होती है रिटर्न्स फाइल करने की। कौन सा रिटर्न्स, टीडीएस रिटर्न्स। टीडीएस रिटर्न क्यों फाइल करते हैं, अरे भाई व्हेन यू आर पेइंग एनी अमाउंट टू एनी पर्सन एंड अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया तो गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा ना कि किसके पेमेंट पे तुमने किसको पेमेंट किया जिस पे टीडीएस डिडक्ट किया है। तो सारे डिटेल्स किस में जाते हैं, ये क्वार्टरली रिटर्न्स में जाते हैं। तो योर क्वेश्चन वाज दिस मच, हाउ मच शैल बी द अमाउंट ऑफ फी पेबल फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस। तो यहाँ पर 234E बोल के एक सेक्शन आता है, 234E बोल के एक सेक्शन आता है जो फीस के बारे में बताएगा। 200 रुपीज डेली, यानी आपका 200 रुपया डे का फीस लगेगा। मैक्सिमम जितना टीडीएस आपका कटा है उससे ज्यादा नहीं।
मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा 200 रुपए का, तुम्हारा 1000 रुपए का टीडीएस है, तुम 50 दिन डिले कर लिया तो 50 × 200, अरे यार टीडीएस ही उतना का नहीं था तो गवर्नमेंट उतना थोड़ी ना फी चार्ज करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी, 200 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ द टीडीएस विच इज लायबल टू बी डिडक्टेड। साउंड्स फेयर? हाँ, आ गया टीडीएस टीसीएस। ये तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अनिल अ रेसिडेंट, अनिल अ resident has derived short term capital gain of 35,000 from the sale of the shares STT paid। कुछ याद आ रहा है ये कौन सा कैपिटल गेन है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसमें एसटीटी पेड है। तो ये हो गया हमारा 111A। ये क्या हो गया बेटा अपना? 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पे टैक्स किस रेट पे लगता है? 15%। जिस पे टैक्स किस रेट पे लगता है? 15%। ठीक है। ऑब्वियसली अभी जब आप पढ़ रहे हो तो फाइनेंस एक्ट 24 के हिसाब से रेट 23 जुलाई 24 से ये रेट क्या हो जाएगा बेटा? 20% हो जाएगा। मैंने आपको अमेंडमेंट भी बता दिया। बट अभी जब अपने क्वेश्चन कर रहे तो उस समय ये लॉ नहीं था, उस समय 15% ही था। अरे बोलो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 80,000 फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एसटीटी पेड, ये भी कौन सा सेक्शन हो गया? 112A एट द रेट ऑफ, अब हो गया है 10, अब हो गया 12.5, लेकिन पहले क्या था? 10%। लेकिन अबव किस पे लगता था? 1 लाख लगता था। ठीक है, अबव किस पे था? 1 लाख लगता था। ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन 80,000 फ्रॉम सेल ऑफ द शेयर्स एसटीडी पेड यहां पर आ रहा है। तो 112A में आपका 10% टैक्स रेट होता था। लेकिन अब मुझे बताओ, ये 80,000 ही है, इस पे तो कोई टैक्स लगना नहीं चाहिए क्योंकि अप टू 1 लाख नॉट टैक्सेबल। तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा सर, इस पे कोई टैक्स इफेक्टिवली नहीं लगेगा। 9,000 ऑन सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी हेल्ड फॉर 38 मंथ्स। सर आपको पढ़ाया जाएगा कैपिटल गेन में कि क्रिप्टो करेंसी इज नथिंग बट कंसिडर टू बी अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्या माना जाएगा? वर्चुअल डिजिटल एसेट एज पर सेक्शन 115 BBH। एज पर सेक्शन 115 BBH द विनिंग्स फ्रॉम दिस इज टैक्सेबल। जैसे मान लो तुमको याद आ रहा है बेटा 115 BB, लॉटरी, कैजुअल विनिंग्स एंड ऑल सच, लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, सेम ट्रीटमेंट क्रिप्टो करेंसी में भी ला दिया। नो सेट ऑफ, नो डिडक्शन, नो एक्सपेंस, नो बेसिक एग्जामिशन लिमिट, कुछ नहीं कर सकते आप। स्ट्रेट अवे आपके अदर सोर्सेज में क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है 115 BBH, ये विनिंग्स जो है ये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? अब इस पे एक टीडीएस एस्पेक्ट भी है 194S। 194S बोलता है कि जब भी टीडीएस कटेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट पे तो इस पे 1% कटेगा। दैट वेन एवर यू आर बींग पेड फॉर क्रिप्टो करेंसी तो आप जो भी डिडक्टर होगा उस पे 1% क्या काटेगा? टीडीएस काटेगा। बेटा ये अपने डिस्कस करेंगे किसमें? टीडीएस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तुमको मैंने ये दोनों बताया क्योंकि ये दोनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब तुम देखो क्या पूछा है? हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय अनिल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन्स, इग्नोर सरचार्ज एंड सेस। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हूं और मैं आंसर से भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं आपको बताऊंगा, पहले आप खुद से ट्राई करिए। इसमें पूछा है हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय अनिल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन। तुमसे कैपिटल गेन पूछा है बेटा, तो कैपिटल गेन मतलब पहला ही दो ही है क्या? जबकि तो तुम्हारा क्रिप्टो भी एरर है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो थोड़ा सा एरर है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में एरर है बेटा। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सॉरी, करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया है 7950। कैसे दिया है? 35,000 पर 15% लगा दिया और क्रिप्टो करेंसी पे एक पूरा 30% लगा दिया। तो आपका आंसर आ रहा है 7950। यहां बोल दिया सर्चार्ज सेस इग्नोर करो। दूसरी बात, ये चीज भूल गए कि अनिल क्या है? रेसिडेंट है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में बेसिक एग्जामिशन लिमिट तो मिलता है बाबा।
रेसिडेंट को मिलता है, कैपिटल गेन में पढ़ाया जाएगा। जिनको इंटर थोड़ा बहुत याद है कि सर अगर मेरा STCG ट्रिपल बनने वाला है, मेरे को BL तो मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रिक्वायर्ड नहीं है, चलो 9000 में नहीं है, बट इसमें तो मिलेगा। हिसाब से मेरा आंसर 9000 पे 30% आना चाहिए था, पर ये पूरे ऑप्शन में ही नहीं है कहीं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये 9000 पे आपको कोई सेट ऑफ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से आया ये। ठीक है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा वो एक ही होगा, एक्स्ट्रा दिमाग। बट ये तो हो नहीं सकता ना, इस पे तो आपका वो हो ही नहीं सकता, यहां पे तो आपको BL मिल ही नहीं सकता। लॉटरी के अगेंस्ट में कभी BL सुना है? नहीं सुना है सर। बट ठीक है, आप अपना 7950 करके आ जाओ। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा तो जो सबसे लीस्ट गलत आंसर है वो ही सबसे सही आंसर माना जाएगा। जो सबसे लीस्ट गलत आंसर है, याद रहेगा। अब देखो इसी से नीचे सोचा कि डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट का बात किया तो चलो TDS भी पूछ दिया। तरुण रेसिडेंट सोल्ड VDA विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर थ्रू एन एक्सचेंज। द सेल कंसिडरेशन वाज हाउ मच? कितना कितना में बिका उसका? 6,05,000। वेरी इंपॉर्टेंट बात बोल दिया, एक्सक्लूडिंग GST। अच्छा बात बोल दिया, नहीं तो अगर TDS कटता है ना तो उसमें GST कंपोनेंट को नहीं डालते अपने। जैसे मान लो जब मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, मैं आपको प्लस GST सप्लाई कर रहा हूं। आप जब TDS डिडक्ट करेंगे ना तो आप मेरे बेस वैल्यू पे डिडक्ट करेंगे, आप टोटल इनवॉइस वैल्यू पे TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। अरे बोलो क्लियर है? तो 6,05,000 पे मेरा TDS कटेगा। आपसे पूछा कितना पे TDS, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ TDS, तो इसका सीधा 1%, 6050। गाइस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। अगर आप ठीक स्टूडेंट हो, अबव एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, आपका DT में आराम से एग्जामिशन आ जाएगा। CMA फाइनल का क्वेश्चन बहुत इजी आता है, CA फाइनल जैसा नहीं है, इसलिए CMA फाइनल का एक्सक्लूसिव बैच लेना जरूरी है। और इसलिए मैं भी लेता हूं CMA फाइनल का एक्सक्लूसिव बैच। आप देखो ये कोई लेवल है क्वेश्चन का। अभी CA फाइनल का क्वेश्चन दिखा दूंगा ना, ट्रस्ट में, बुरा मत मानिएगा, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, नहीं कर पाएंगे अपने। बट ठीक है, सब भेड़ चाल में है, और फिर सोचते हैं कि DT टफ है, लेंदी है। एग्जैक्टली टफ नहीं बोल सकते, मैं तो एकदम अग्री करता हूं, लेंदी है, बहुत चीज है, सागर ओशन। पर टफ ये तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, माउंट एवरेस्ट चढ़ना डिफिकल्ट है, बट कोई चढ़ा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि चढ़े हैं। लोग चढ़े हैं, बहुत लंबा है, हाई है, पीक हाई है, ये माउंट एवरेस्ट ही है, चढ़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग ये वाला भी अपने जनरल नॉलेज के बेसिस पे बता पाएंगे। ऑल द फाइनल का टॉपिक है, आप जनरल नॉलेज के बेसिस पे डेफिनेटली बता पाओगे। जी, जनरल नॉलेज, थोड़ा इंट्यूशन यूज करना। जनरल नॉलेज यूज करना है आपको खाली। राघव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वाज सब्जेक्टेड टू अ सर्च। सर्च मतलब हुआ बेसिकली आपका रेड, इनकम टैक्स रेड्स आपको पढ़ाया जाएगा। उसके घर में उसके यहाँ रेड हुआ सेक्शन 132 में, एंड 300 lakhs का कैश पाया गया। अरे बाप रे बाप, और वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम था। राघव इंडस्ट्रीज हैज, उसके पास ना 200 lakhs का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ है। और आपको तो PGB में पढ़ाया गया है कि अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन खुला आदमी है, वो किसी के साथ भिड़ जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम एंड सैलरी। आपको बस इतना ही पढ़ाया गया। अब आपको बोल रहा है कि उसका 300 लाख का अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। हाउ मच ऑफ द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द कैश फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च रिप्रेजेंटिंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम। कितना आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या कर सकते हैं? नील कर सकते हैं सर। ये तो लॉजिक है बेटा, दिमाग लगाना था खाली और कुछ नहीं। अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, इस पे तुम्हारा पूरा का पूरा जो सर्च ऑपरेशन है, तुमको याद होगा 78% याद आ रहा है, अनडिस्क्लोज्ड ब्लैक मनी, वो वाला सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में तुम ना तो BL ले सकते हो, ना तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ना तो सेट ऑफ कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स, आप ये सब नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ये भी आप बता सकते हो, आई एम वेरी श्योर। जस्ट यूज योर ब्रेन्स, जस्ट यूज योर ब्रेन्स। ध्यान दो निकेत, स्वामी sold his residential house on 21st April 23 for 110 लाख। स्वामी घर बेचा 110 लाख का
अर्नड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 60 लाख। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट निकाल के दे दिया, 60 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ही बॉट अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, उसने बेच दिया घर, अब वो क्या कर रहा है, एक नया घर खरीद रहा है। कब खरीदा सर? मार्च में ही खरीद लिया। कितने रुपए में? 55 लाख रुपीस में। उसने 55 लाख रुपीस का एक नया घर खरीद लिया। इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उसको एग्जेम्पशन क्लेम करना था, इसलिए उसने इनकम टैक्स एक्ट में ये घर खरीद लिया। अब आपसे पूछा है व्हाट वुड यू कॉल दिस एक्शन ऑफ स्वामी reinvesting the long term capital gain by way of acquisition of new residential house। ये जो घर खरीदा है, आप उस एक्शन को क्या बोलोगे? क्या आप उसको टैक्स प्लानिंग बोलेंगे? क्या आप उसको टैक्स इवेजन बोलेंगे? क्या आप उसको टैक्स मैनेजमेंट बोलेंगे? क्या आप उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलेंगे? एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट मेरे को पता है आपको जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग डेट से दिया जा रहा है उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्टली टैक्स प्लानिंग बोलेंगे। टैक्स प्लानिंग मतलब क्या हुआ? यू आर एक्चुअली availing the benefits which has been given in the law. You're not misutilizing anything. The law has specified that you can claim exemption, you are just using it. Tax evasion क्या है? You are creating false entries. You are increasing your, inflating your expenses. You are understating your income. That is tax avoid evasion, जो कि पूरा अनएथिकल है, पूरा अनएथिकल है। टैक्स मैनेजमेंट क्या हुआ? यू आर पेइंग योर टैक्सेस ऑन टाइम, यू आर पेइंग योर एडवांस टैक्सेस, यू आर डिडक्टिंग टीडीएस, ये टैक्स मैनेजमेंट हुआ। टैक्स अवॉइडेंस इज अलाउड, यू आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन सेक्शंस, सेक्शन 47। आपने किसी को ट्रांसफर किया या फिर आपने बायबैक करके शेयर होल्डर को कोई कुछ ऐसा सेक्शन, मतलब क्या होता है टैक्स अवॉइडेंस क्या हुआ? सोची समझी साजिश, बट वो लॉ से कनेक्टेड है, वो लॉ में लिखा हुआ है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, सुन लो मेरा बात ध्यान से, अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे को डिविडेंड मिलेगा तो टैक्सेबल है ना? बट मेरे को कंपनी से कुछ चाहिए, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, तो कंपनी क्या करेगा? मेरा शेयर मेरे से बायबैक कर लेगा। कंपनी क्या करेगा? मेरा शेयर मेरे से बायबैक कर लेगा, और मेरे हाथ में कुछ भी अमाउंट अगर आता है एज अ बायबैक इन माय हैंड्स, दैट इज एग्जेम्प्ट, दैट इज, ये लॉ में लिखा गया है, ये लॉ में। लेकिन कंपनी ने जानबूझ के बायबैक किया टैक्स को बचाने के लिए, कंसिडरिंग यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी के हाथ में बीबीटी नहीं आएगा बायबैक टैक्स, और मेरे हाथ में भी इनकम नहीं आएगा। तो यहां पे क्या हुआ? इट्स अबव, इट्स अबव टैक्स प्लानिंग बट बिलो टैक्स इवेजन। ये दोनों के बीच का है, ये दोनों के बड़ी अलाउड है, टैक्स अवॉइडेंस इज अलाउड। और इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स एक्ट में, जिसको हम पढ़ेंगे गार, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। गवर्नमेंट ने बता दिया कि देखो ये चीज अलाउड नहीं है, बता देते तुमको, तुम ना बुद्धि मत लगाना फालतू का, आधा माजी सटकली हो जाएगा मेरा, तुम बुद्धि मत लगाना। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स लेके आ गया, जहां पर बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर तुम टैक्स बचाने के लिए ही एंटर कर रहे हो, तुम्हारा मोटिव क्या है? टैक्स बचाना, तो उसको हम गार में इन्वोक कर देंगे और उसको, उसका सारा टैक्स बेनिफिट छीन लेंगे। अब ये तो भैया बड़े बड़े केसेस में होता है, ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट ये क्वेश्चन आप कर पाए कि नहीं कर पाए, बताइए मेरे को। तो इतना कंसिडर कर लो बेटा कि आपका पेपर एकदम स्टैंडर्ड पेपर आता है, खाली आपको डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, आधा मार्क आपका यही आ जाएगा सर। ठीक है, अब ये जैसे अब कुछ कुछ तुमको नहीं पता, ये भी बहुत इजी है बेटा, जब तुमको हम पढ़ाएगा तुम हंसेगा कि सर क्या एटीएम का इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया। डिडक्शन विल, ये अपने डिडक्शन में पढ़ेंगे, ये अपने पता है डिडक्शन में पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। तो हो गया ना, बाकी ये ट्रांजैक्शन कितना क्वेश्चन कर लिया हम लोग, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, हो गया सर, क्लियर है? अब देखो सेकंड क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूं एक बार, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए। पीजीबीपी से डायरेक्ट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है,
पहला क्वेश्चन हमेशा पीजीबीपी का रहता है, पीजीबीपी से डायरेक्ट 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया एकदम। तुम इस तरह का क्वेश्चन अपने इंटरमीडिएट में भी देखा होगा, खाली तुम्हें दिखा रहा हूं यही चीज हम लोग अभी जो पीजीबी पढ़ रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं। एक बार अगर तुम देखेगा तुम समझेगा, मैं अभी तुमको सॉल्व नहीं कराऊंगा। मूनशाइन एंगेज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज अ कंपनी, manufacturing activity incorporated in the year 10, reported a net profit for the year ended this in its statement of PL, the following information आपको दिया, ये सारे information आपको दे दिया है। कंपनी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर दिस स्पेशल सेक्शन, कंपनी ने 115BAA को ऑप्ट नहीं किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू असेस द टोटल इनकम ऑफ दिस कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर बाय गिविंग रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम गिवन अबव। कंपनी ने कोई स्पेशल सेक्शन ऑप्ट नहीं किया है, कंपनी नॉर्मल रेट पे जाएगा, कंपनी नॉर्मली अपना इनकम कैलकुलेट करना चाहता है और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो तुम्हें दिए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, ये सब नेट प्रॉफिट में एडजस्टेड है, तुम्हें सारा क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और फाइनली तुम्हें निकालना क्या है, टोटल इनकम निकालना है बेटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि तुम्हें पीजीबीपी अलग करना पड़ेगा, एचपी अलग करना पड़ेगा, आईएफओ से तो अलग करना पड़ेगा, कैपिटल गेन है तो अलग करना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ अलग करना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ अलग करना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? अरे बोलिए। तो ये अपने कब कर पाएंगे, जब अपने पूरा पीजीबीपी सॉल्व कर लिए। तो अभी अपना पूरा टारगेट है ये 14 मार्क्स को कैप्चर करना। क्लियर है सर? और कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे, देखना चाहोगे? एक बार दिसंबर 24 का जो अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है उसको मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि आप इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है खुद से ट्राई कर सकते हो। ये वाला ट्राई करो, एमसीक्यू। इंडिया लिमिटेड परचेस्ड कंप्यूटर्स for 5 lakh on 6th October 23, installed the same in its office and put the computer to use on the same date. The depreciation allowable under section 32 पूछा है for this assessment year for the said computer is, आपको depreciation पूछा है, कितना अलाउ होगा बताओ? एक लाख होगा क्या? होना तो चाहिए। ठीक है मैं भी देख लेता हूँ भाई, मैं देखा नहीं हूं। अच्छा कंप्यूटर है, कंप्यूटर है तब ठीक है, मेरे माइंड में प्लांट एंड मशीनरी चल रहा था। जो 2 लाख बोला है तुम्हारा कंसेप्ट में डेंट आ गया है, तुम इंश्योरेंस करा लो अपना, कल को तुमको कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट में डेंट आ गया है भाई, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में डेंट आ गया बेटा। लेस देन 180 डेज है ना ये तो, 6 अक्टूबर, तो लेस देन 180 डेज में आपको 20% रेट मिलता है, 5 लाख का 20%। अच्छा अब ये तुमको बोल दिया ऑफिस में यूज हुआ है, तो यहां पे तुम एडिशनल डेप्रिसिएशन का सोचना भी मत। लेकिन मान लो अगर ये ऑफिस में नहीं, ये तुमने फैक्ट्री में यूज करते, और तुम अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होते तो तुमको इस पे 20% का हाफ और मिल जाता, यानी 10% और मिल जाता। समझ में आया? हाँ मैं समझा नहीं। 5 लाख पे 5 लाख पे 30% ऑप्शन में आ जाता ना यार, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन में नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है, ऑप्शन में नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी ना है। क्लियर है? बोलो भाई। क्वेश्चन 4 देखो। राम इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ 2 गोल्ड चेन्स ऑफ 50 ग्राम ईच। ध्यान देना, 2 गोल्ड चेन है, 50 ग्राम ईच है, 50 ग्राम्स का, वैल्यू ऑफ विच इज 1,30,000 ईच ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, which are not recorded in the books of accounts, and he could not offer any satisfactory explanation for the amount being spent on acquiring this gold chain. As per section 115 BBE, Ram would be liable to tax of, ये भी पढ़ाया गया था आपको, ये सेक्शन के हिसाब से राम को कितना टैक्स देना पड़ेगा? सर हमने पढ़ा था 60% टैक्स लगता है इसमें, और इस टैक्स में 25% सरचार्ज भी लगता है,
और 4% सेस लगता है मैंडेटरी, याद है तो 115BB ब्लैक मनी का टैक्स। तो यहाँ पे 78% इफेक्टिव टैक्स रेट आता है। कैसे? 60 में आप 25% सरचार्ज ऐड करेंगे तो 15 आएगा, 75 में आप 4% ऐड करेंगे तो 3% आएगा, और टोटल आ गया 78%। तो 1,30,000 आपका ईच है, तो इंटू टू क्या हो गया? 260। इसका आपको क्या करना है? 78% निकालना है। तो 260 का 78% गिव्स यू 2,02,800। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? ये ईच बहुत बड़ा चीज था, ओके? क्योंकि इसका देखो गलत आंसर और एक दिया हुआ है, 1,01,400, जो खाली एक का निकाल के आता। ओके, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। ये आपको याद है क्या? लेट्स सी। एबीसी लिमिटेड क्रेडिटेड 28,000 टुवर्ड्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। क्रेडिटेड मतलब पेबल है, लायबल होगा पे करने के लिए। फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज कितना? 28,000। एंड 27,000 टुवर्ड्स फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। फी फॉर प्रोफेशनल है 28, फी फॉर टेक्निकल है 27। टू द अकाउंट ऑफ राम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन दिस डेट, द टोटल सम ऑफ 55,000, 28 प्लस 27, was paid by check टू राम ऑन दैट सेम डेट। वो चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। तुमसे पूछा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? टीडीएस। टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ याद है? फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, इसमें टीडीएस डिडक्ट होता था। कौन से सेक्शन में डिडक्ट होता था सर? 194 जे में डिडक्ट होता था। वेरी गुड, करेक्ट, 194 जे में डिडक्ट होता था। कुछ पेमेंट्स में 2% और कुछ पेमेंट्स में 10% होता था। इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी वो 30,000 होती थी। क्या होती थी? 30,000। किसके लिए होती थी? फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस। ये चार पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट होता था, जो 30,000 पर एक्सपेंस होता था। यानी यहां पर क्या होगा? 28,000 अलग हो गया, 27 अलग हो गया, कि दोनों का सर्विसेज अलग अलग है। तो इन शॉर्ट यहां पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा सर। अब मुझे बताओ, यही चीज मैं आपको पीजीबी में पढ़ाऊंगा कि ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये इनके पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है ना, आई मीन टीडीएस डिडक्टेबल नहीं है, इन्होंने डिडक्ट भी नहीं किया है, तो ये एक्सपेंस उन्हें क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। एबीसी जब अपने बुक्स में इसका पीएल में डेबिट करेगा, ये खर्चा क्या करेगा? क्लेम कर लेगा। तो करेक्ट आंसर क्या था? नो टैक्स वॉज डिडक्टेबल। तो ये टीडीएस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट ये जवाब दो मेरे को, ये तो आपको आना चाहिए बेटा। चलिए, गिव मी द आंसर। गिव मी द आंसर। टेक योर टाइम, डोंट हैव टू हरी। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज वेट, अदर्स आर डूइंग।
चलिए, ड्यूरिंग द करंट ईयर मिस्टर रोहित हैज 80 lakhs ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर 111A, 70 lakhs ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 112A। तो यहाँ पे STCG कितना का हो गया? 111A 80 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना क्या हो गया? 112A 70 lakhs। PGBP इनकम हो गया यानी अदर इनकम हो गया कितने का? 90 lakhs। तो 80 प्लस 70 150 प्लस 90 240 lakhs। तो टोटल इनकम कितना हो गया? 2 करोड़ से ज्यादा। टोटल हो गया 2 करोड़ से ज्यादा। Which of the following statement is correct assuming that Rohit pays tax under default tax regime? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होते ही हमने पढ़ा था क्या? 50 लाख से 1 करोड़ होगा तो 10, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15 और 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25। बस 37% नहीं है सर। बट यहां पर हमने और एक केस पढ़ा था सर, इन दिस सिचुएशन माय अदर इनकम is 90 lakh, my other income is, but my special income is 150 lakh। तो याद है ये स्पेशल इनकम के वजह से हमारा टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है, तो हम ज्यादा सरचार्ज में नहीं जाएंगे। स्पेशल इनकम का जो सरचार्ज है कितना? मैक्सिमम 15। तो वही सरचार्ज रेट इस अदर इनकम के टैक्स पे लगेगा, दैट इज 90 लाख के टैक्स पे जो सरचार्ज लगेगा वो भी कितना होगा? 15। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंटायर इनकम टैक्स जो कि टोटल इनकम 2.4 करोड़ पे लगेगा, उस टैक्स पे सरचार्ज कितना होगा? 15%। ये वो लास्ट केस है वेयर योर अदर इनकम इज लेस देन 2 करोड़, योर अदर इनकम इज लेस देन 2 करोड़, बट योर टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ एंड योर अदर इनकम इज लेस देन, तो वो सरचार्ज रेट पे क्या होगा? मैक्सिमम 15% होगा। करेक्ट। हाँ, सबसे छोटा वाला आंसर ही आपको पूछा गया सर, यही है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन मैं ट्राई करवा रहा हूं, आई डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि कैपिटल गेन अभी अपनी क्लास में हुआ नहीं है, बट एक बार ट्राई करो। स्टार्ट करते हैं। सलमान अ प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। सलमान एक प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर मतलब वो क्या करता है? प्रॉपर्टी का डीलिंग करता है, बिजनेस करता है, तो उसका क्या है? बिजनेस इनकम है। सोल्ड अ फ्लैट इन मुंबई, द स्टैम्प ड्यूटी ऑफ विच इज 2 करोड़, आपको पीजीबी में पढ़ा जाएगा। उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 2 करोड़ की है। स्टैम्प ड्यूटी ऑफ विच इज 2 करोड़, 4 रुपीज 1.8 करोड़ टू इज फ्रेंड, ये उसका एक्चुअल कंसिडरेशन है। एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है? 1.8 करोड़, और जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 2 करोड़। मिस्टर आमिर अ कॉलेज लेक्चरर को बेचा, मिस्टर आमिर को बेचा, ठीक है। मिस्टर सलमान हैड परचेज द फ्लैट 1 ईयर बैक ओनली, 1 साल पहले ये खरीदा था। फॉर हाउ मच? 1.5 CR and the stamp duty value on that date was also 1.5 CR। ठीक है, जिस दिन वो खरीदा था परचेज भी उसी में किया और एसडीवी भी उसी दिन का है। एक तो पहले ये बताओ मेरे को कि ये 1 साल पहले ही खरीदा है, तो ये क्या होने वाला है? इसका एसटीसीजी होने वाला है सर, क्योंकि ये लेस देन 24 मंथ्स है। इतना इतना आपको याद होगा कि हाँ इसका तो स्टॉक इन ट्रेड है ना, प्रॉपर्टी डीलर है। वेट करो, एक जनरल स्टूडेंट यही सोचेगा कि ये 24 मंथ से कम है तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। वेट करो, ठीक है। बट अपने ये भूल रहे हैं कि सलमान जो है इसका तो प्रॉपर्टी डीलर है, ये तो इसके लिए तो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। तो सलमान के लिए क्या होगा? पीजीबीपी होगा। सलमान के लिए क्या होगा? भले ही जो आमिर खरीद रहा है, आमिर के लिए आप इसको कैपिटल एसेट मान सकते हो, बट सलमान के लिए क्या है? ये पीजीबीपी है। अब तुमसे क्या पूछा? व्हाट आर द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ सच सेल। आपको टैक्स इंप्लीकेशंस पूछा है कि भैया सलमान के लिए टैक्स इंप्लीकेशन बताओ, एज वेल एज आमिर के लिए भी टैक्स इंप्लीकेशन बताओ। आई एम श्योर दोनों ही पूछेगा आपसे। हाँ, हर स्टेटमेंट में देखो सलमान आमिर दोनों है, तुमको इसमें से टैक्स स्टेटमेंट जो है पूछा है बेटा। तो मेरे को एक चीज बताओ, पहले तुम सलमान के बारे में सोचो। सलमान का जो है पीजीबीपी आएगा। सलमान के लिए आपको मैं पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एक सेक्शन है 43 CA, सेक्शन है 43 CA, जो तुमको कैपिटल गेन का एक हल्का फुल्का सेक्शन याद आ रहा होगा 50C। कैपिटल गेन में एक सेक्शन होता है 50C और पीजीबी में वही सेक्शन है 43 CA। तो 43 CA में हमने पढ़ा था दैट इफ योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड
110% ऑफ योर एक्चुअल कंसिडरेशन। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल वैल्यू का 110% से ज्यादा नहीं है, तो योर फुल वैल्यू कंसिडरेशन विल बी एक्चुअल कंसिडरेशन ओनली। आपका जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही आपका कंसिडरेशन माना जाएगा। तो अगर आप 1.8 करोड़ का 110% करते हैं तो आपको मिलता है 1.98 करोड़। ओहो, थोड़ा से रह गया सर। तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर रहा है, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर रहा है तो अपना फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ अपना फुल वैल्यू हो जाएगा। अरे बोलो, और इसमें इसका एसेट का कॉस्ट कितना है, 1.5 बोला है, एक साल पहले सलमान ने खरीदा है, तो 50 लाख रुपीज स्ट्रेट अवे इसका क्या हो जाएगा, पीजी बीपी इनकम। सलमान के लिए पीजी बीपी इनकम क्या हो गया, 50 लाख। सलमान के लिए पीजी बीपी इनकम क्या हो गया, 50 लाख। अब तुम आमिर का बात करो। आमिर क्या कर रहा है, अदर सोर्सेज में अगर आपको याद होगा हम पढ़ेंगे 56 to 10। आमिर क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी, एक इमोल प्रॉपर्टी। आमिर तो इसका डीलर नहीं है ना बाबा, आमिर तो एज ए कॉलेज लेक्चरर है, तो आमिर के लिए कैपिटल एसेट है, आमिर के लिए, तभी 56 to 10 लग रहा है। नाउ आमिर क्या कर रहा है, आमिर इज रिसीविंग दिस प्रॉपर्टी, आमिर इज रिसीविंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर लोअर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितना आमिर के लिए, जो प्राइस में वो सेल कर रहा है सलमान 1.8, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 2 CR। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना पहले बताओ, 20 लाख डिफरेंस है। हमने पढ़ा था 56 to 10 में, अगर आपका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है या फिर आपका डिफरेंस एक्चुअल कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा है, तो मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, 1.8 करोड़। अरे बोलो भाई, मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन कितना है, 1.8 करोड़। तो 1.8 करोड़ का 10% से ज्यादा अगर मेरा डिफरेंस आ रहा है, जो इस केस में है 20 लाख से, मेरा ये मेरा 18 लाख होता ना, 1.8 करोड़ कितना है, इसका अगर मैं 10% करूं तो मेरा 18 लाख होता, बट मेरा डिफरेंस क्या है, 20 लाख है। अरे सेम चीज जो कैपिटल गेन में आ रहा है, आई मीन जो भी पीजीबीपी में आ रहा है, सेम चीज तुम अदर सोर्स में भी आएगा। तो यहां तुम्हारा डिफरेंस 10% से ज्यादा हो गया है, तो आमिर को, आमिर के हाथ में जो डिफरेंस है ना, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो आमिर के हाथ में कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानेंगे आप, 20 lakhs, 2 करोड़ और 1.8 करोड़ का डिफरेंस। तो देखो, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। 50 lakh taxable as business income in the hands of Salman and 20 lakh taxable as income from other sources in the hands of Amir. स्टूडेंट पूछ रहे सर आमिर के हाथ में अदर सोर्सेस 20 lakhs पे टैक्स कितना लगेगा, स्लैब रेट्स, इस पे भी स्लैब रेट, सब पे स्लैब रेट लगेगा, इस पे कोई स्पेशल इनकम ही नहीं है। हाँ कैपिटल गेन होता तो कैपिटल गेन का टैक्स रेट लगता। डिफिकल्ट लग रहा है क्या, तो दिस वॉज माई फर्स्ट पार्ट, जो मैं सोचा कि एक बार आपको डिस्कस कराऊं सोल्यूशंस, आपको थोड़ा सा पेपर दिखाऊं, मॉक टेस्ट पेपर दिखाऊं, ऐसे बहुत सारे पेपर है बेटा, बट एक दिन में अपने सारा नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके मैं आपको सारा जो है ना पेपर्स दिखाऊंगा। अब जैसे जून 24 का भी मॉक टेस्ट पेपर है, ठीक है, ये लास्ट पेपर एक बार देख लेते हैं। जून 24 का भी मॉक टेस्ट पेपर है, वो एक बार देख लो। जून 24 का एमटीपी है, सीएमए फाइनल डीटी का, स्टार्ट करो तो एक बार देखो, तो खुद से ट्राई करो। कुमार इंडस्ट्रीज खुद से ट्राई करो, वेट कर रहा हूं मैं, ये लास्ट पेपर है, खुद से ट्राई करो।
मेरे को क्या पता, वो आपको पता होना चाहिए। दिमाग लगाओ, जनरेटर का टैक्स रेट क्या है? यूज योर ब्रेन्स। कुमार इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेटअप इन बैकवर्ड एरिया एंड एलिजिबल फॉर सब्सिडी। अरे वाह, सब्सिडी है मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। एट 25% फॉर द जनरेटर टू बी यूज्ड इन द गेस्ट हाउस। इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलने का नहीं है क्योंकि ये गेस्ट हाउस में यूज हो रहा है। एक्वायर्ड बाइट फॉर 12 लाख ऑन 15 दिसंबर, यानी पुट टू यूज लेस देन 180 होगा अगर प्रीवियस ईयर 23-24 है तो, जो कि है। इट रिसीव द सब्सिडी इन मार्च, मार्च में तुम्हें सब्सिडी मिल गया यानी कॉस्ट लेस हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एट द एप्लीकेबल रेट। पहले एक्चुअल कॉस्ट बताओ। एक्चुअल कॉस्ट 12 लाख नहीं है बेटा, इसमें से तुम्हें सब्सिडी लेस करना होगा। सब्सिडी कितना हो जाएगा? 25%। कितना आ रहा है? 3। तो लेस तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है? 9 लाख आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 15%। लेस देन 180 डेज है तो डेप्रिसिएशन कितना होगा? 9 लाख के ऊपर 7.5%। तो आंसर इज 67,500। 24? गलती मतलब, गलती मतलब 2 नंबर गया। हाँ, नेक्स्ट देखो, इन द ईयर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, थोड़ा ध्यान से, इन द ईयर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग मतलब जिस साल आपकी रीस्ट्रक्चरिंग होती है, कन्वर्जन होती है फ्रॉम कंपनी टू एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप टू कंपनी या प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट, जो भी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, अमेलगमेशन हो रही है, डीमर्ज हो रही है, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे आप? विल इट बी अवेलेबल टू सक्सेसर कंपनी ओनली? Will it be apportioned between successor and predecessor on the basis of number of days? Or will it be available to predecessor company fully or none of the above? क्या होगा आंसर? सर अपने पढ़े थे डेप्रिसिएशन का स्पेशल केस में दैट व्हेनेवर देयर इज एनी अमेलगमेशन डीमर्जर तो डेप्रिसिएशन हैज टू बी एलोकेटेड बिटवीन द प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। अच्छा, ये थोड़ा सा बताओ मेरे को, ये मैंने आपके साथ बेसिक्स में डिस्कस किया था गाइस। इनकम फ्रॉम, देखो हेड्स ऑफ इनकम में ध्यान दो। हेड्स ऑफ इनकम में पहला हेड क्या होता है? सैलरी, फिर एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। थोड़ा ध्यान देना, ओके। सैलरी टैक्सेबल कब होता है? इनके टैक्सेबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं मैं। व्हेन इट इज टैक्सेबल, सैलरी कब टैक्सेबल होता है? ड्यू और रिसीव, whichever is earlier. If you have received the salary or if your salary is due, you have not received but it is due, taxable. You have received in advance but it is due next year, then also taxable. इसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलिवेंट नहीं होता सर। आप जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो वो रेलिवेंट नहीं है। सैलरी का अपना मेथड है, आपको वही मेथड पे टैक्सेबिलिटी निकालनी है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है? ओनरशिप। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है? If you are the owner of the property, the valuation will be taxable, else not. कैपिटल गेन में क्या होता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर। कैपिटल गेन में क्या होता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया उस साल आपके हाथ में कैपिटल गेन आएगा ही आएगा, जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो करिए। बट पीजीबीपी और अदर सोर्स, यही दो एक ऐसे हेड है, यही दो एक ऐसे हेड है जहां पर, यही दो एक ऐसे हेड है जहां पर तुमको मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो फॉलो, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही टैक्स लगेगा। आइदर यू फॉलो कैश बेसिस और यू फॉलो एक्रूअल बेसिस और यू फॉलो, तो जिस बेसिस पे तुम अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो ना बेटा,
जिस मेथड पे तुम अकाउंटिंग फॉलो करो, या तुम कैश बेसिस कर रहे हो तो कैश बेसिस के बेसिस पे तुम्हारा पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट होगा। मतलब सिंपल उदाहरण मैं दे रहा हूं, अगर तुम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो तुम पेमेंट्स को ही रिकॉर्ड करोगे और इनकम रिसीव्ड को ही रिकॉर्ड करोगे ना। तो आप अपना पीजीबीपी इनकम कैश बेसिस पे निकाल सकते हो। मतलब इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी इनकम and you are following method of accounting as cash basis, you don't have to tax the income which is due, which is similarly अगर आपने कोई चीज का पेमेंट नहीं किया, सुनो, और तुम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो तुमको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम क्या मेथड फॉलो कर रहे हो। सेम विथ आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी तुमको मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेलिवेंट होता है। एक्रूअल में आ जाओ, मान लो तुम एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ड्यू बेसिस फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें ड्यू बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। इसका एक ओवरराइडिंग क्लॉज है 43B जो आपको पढ़ाया जाएगा कि इवन इफ यू आर फॉलोइंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग एज एक्रूअल, बट सर्टेन डिडक्शंस विल बी ओनली अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। आपको डिडक्शंस खाली किस पे मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड। यहां पूछा क्या है बेटा, आईसीडीएस पूछा। अब आईसीडीएस कुछ और आ गया जो आपको 145(2) में पढ़ाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पावर टू इशू आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड disclosure standards which is inconsistent with the provisions of the act। आईसीडीएस में जैसे आप पीजीबीपी पढ़ते समय ध्यान दिए होंगे कि मैंने आपको काफी सारे सेक्शंस पढ़ाए थे जो कि मैंने बोला था which will be computed as per आईसीडीएस, यानी पीजीबीपी बोलता है डिडक्शन मिलेगा एज पर आईसीडीएस। तो आईसीडीएस इनमें से कौन से हेड ऑफ इनकम के लिए जो है रेलेवेंट होने वाला है, तो करेक्ट आंसर है पीजीबीपी। आईसीडीएस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल for this particular income under the head which is PGBP। तो ICDS का पूरा डायरेक्ट एप्लीकेशन है PGBP इनकम के साथ। क्लियर हुआ सर। ये जवाब दो, ये भी मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था। बताओ, बहुत बहुत ये सब जबरदस्त सवाल हैं, मतलब एकदम इसको करके तुम्हारा रिवीजन होगा, इसी को करके तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। डू इट। ऑडी फर्टिलाइजर्स इज अ मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड। Factory building has been constructed for 40 lakhs, occupied on 12th Feb 2023। याद रखना आपके लिए प्रीवियस ईयर 23-24 रेलिवेंट है। ये क्वेश्चन अपने कर रहे हैं एज पर प्रीवियस ईयर 23-24। मुझे पता है आप लोग के एग्जाम के लिए दूसरा प्रीवियस ईयर है, बट ये क्वेश्चन करते समय आप एक बार प्रीवियस ईयर 22-23 को अज्यूम करें। तो ऑडी फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर। Factory building has been constructed for 40 lakhs and occupied on this date। Additional depreciation पूछा है तुमसे for factory building, फटाफट निकाल लो। 22-23, उसके नेक्स्ट ईयर 23-24, तो यहां 10% मिल गया होगा, या 10% लेंगे। क्लियर है क्या, वहां 10% मिल गया होगा या 10% लेंगे, एकदम है। इतना इजी क्वेश्चन है सर, नहीं क्या। अब तुम आंसर मत चेंज करो, अब आंसर चेंज करके नहीं होगा। करेक्ट आंसर 0 है बाबा। एडिशनल डिप्रिसिएशन तो प्लांट एंड मशीन में मिलता है, बिल्डिंग में नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर क्या है, 0 है। सर बहुत इजी आया था पेपर, देकर आए, अरे क्या मार्क्स मिला है। सर इंस्टीट्यूट बहुत खराब चेकिंग करते हैं, एमसीक्यू मेरा सही था, गलत करके आ गया। हाँ, इंस्टीट्यूट खराब चेकिंग करता है कि आप ठीक तरह से क्वेश्चन पर नहीं पढ़ते हो। यहीं पे अगर प्लांट एंड मशीनरी हो जाता तो पूरा आंसर चेंज हो जाता। क्यों, 12 फरवरी 23 मतलब उस साल 10% ले लिया होगा 22-23 में, अब 23-24 में 10 दे दो। और क्वेश्चन और मजा आता, 115 बीएससी लिया और मजा आता, मजा पे मजा। अगर 115 बीएससी लिया है तो एडिशनल डिप्रिसिएशन देने का नहीं, देने का नहीं, हाँ देने का नहीं। सर अभी मैं कराने वाला हूं, अरे क्या बात है, कराने वाला हूं, आपको याद भी होना चाहिए। Company has spent a sum of 20 lakhs towards meeting its CSR, Corporate Social Responsibility expense, under Companies Act 2013। कंपनी ने 20 लाख रुपया खर्चा कर दिया CSR एक्टिविटीज के लिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल वाइल कम्यूटिंग, थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूं पीजीबीपी में कि CSR एक्टिविटी में मैं जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं बेटा, उस पर पीजीबीपी बोलेगा, सेक्शन 37 बोलेगा डिडक्शन नहीं मिलने का। डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा बेटा, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी डिडक्शन, आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो आंसर इज व्हाट, नापा लिमिटेड हैज अर्न 15 लाख बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, पढ़ाया गया था आपको।
आपको पढ़ाया गया था कार्बन क्रेडिट्स कि नापा लिमिटेड ने कार्बन क्रेडिट्स ट्रांसफर करके 15 लाख की इनकम की, आपको टैक्स लायबिलिटी पूछा गया है। बताइए बताइए, कार्बन क्रेडिट्स आपका इनकम टैक्स कितना आने वाला है? कार्बन क्रेडिट का टैक्स क्या था? 10%। तो 15 लाख का 10% कितना हुआ? 1,50,000 प्लस 4%, सेस कितना हुआ? क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलिए, ये भी बहुत इजी है बेटा। कितना कितना डिडक्ट होगा एज ईएल? क्या बोलूं, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, बताओ, चलो दिमाग लगाओ। A is using a motor car for his personal purpose but charges as business expenditure. एग्जैक्टली ये तो इवेजन है सर। तुम तो फॉल्स कर रहे हो, सब कुछ फॉल्स दिखा रहे हो, क्लेम ही फॉल्स कर रहे हो। तो ना तो अवॉइडेंस है, ना तो प्लानिंग है, ना तो मैनेजमेंट है, ये सीधा क्या है? इवेजन। अरे बोलो गाइस, पक्की बात? बस। बाकी देखो यहाँ पे भी तुम्हारा सेम पीजीपीपी स्टाइल, ये सब इंटरमीडिएट में आप इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हो। सेम पीजीपी स्टाइल, डेप्रीसिएशन, ये रेंट एंड ऑल डेबिट है, क्लोजिंग स्टॉक ये सब क्रेडिट्स है। तुम्हें कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी जो है निकालना पड़ेगा। ये मैट का सवाल था, ये अपने करेंगे बाद में। यहाँ तक कोई डाउट है सर? तो विद दिस अपने आज एक बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन किए हैं। बिफोर स्टार्टिंग द class, I wanted you to just be aware of what type of questions generally comes in your exam, as well as model question paper practice की, जिससे आपको एक तो confidence generally boost up हुआ होगा सर। ठीक है सर? Okay, now we'll start the main class.